ये कहानी है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना रात को वह किस तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़कियां जमाएगा और गालियां भी देगा। बला से तो जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आकर खड़ा हो गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुई बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकते ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए नहीं दूंगी, मैं हरगिज तुम्हें रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या करूं, गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भुएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ के ऊपर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब किसे खेती करना, मजूरी से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त तो नहीं सुननी पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और वह भी उसकी में झोंक दो और उस पर दोष अलग से। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह भी आज निकले चले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले हुए सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है ना? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ पर हलवा पूड़ी खाने के लिए आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है सब। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू ने कहा कि आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पर पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा तुम्हें नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजों को उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास में अपना मुंह ले गया।
हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण के बाद उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट लेता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाते हुए अपनी गोद के पास में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था कि जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्को की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक भी नहीं आई। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता के साथ गले नहीं लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट आई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रखी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत फिर वापस दौड़कर चला जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर आमों का एक बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा कि चलकर पत्तियां बटोर लूं और उन्हें जलाकर खूब तापूंगा। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए तो दिखेगा नहीं, और देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने, कोई जानवर भी हो सकता है, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में से जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में चलकर पत्तियां बटोरते हैं और तापते हैं, तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत ही रात है। जबरा ने कू कू करते हुए सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चलने लगा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलते हुए चली जा रही थी। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप की आवाज करते हुए नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए अपने साथ चला आया। हल्कू ने कहा कि कैसी अच्छी महक आ रही है जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आई होगी। जबरा को कहीं जमीन के ऊपर पड़ी हुई एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया था। उसे निचोड़कर वो खा रहा था। हल्कू ने आंख जमीन पर रख दी और पत्तियों को बटोरना शुरू कर दिया। जरा ही देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे चले जा रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा करने में लगा हुआ था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। थोड़ी ही देर में अलाव जल उठा और उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे कि मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ, मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैलाकर बैठ गया, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने जबरा से कहा,
क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा। नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाते हुए सहमति जताई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करते हैं, हल्कू ने कहा। देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो मैं तुम्हें दवा नहीं करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। हल्कू ने कहा, मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव को इस बार पार कर गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने के कारण जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। कुछ समय बाद हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास में बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी, उसे आलस दबाए चला जाता था। जबरा जोर जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आ गया है। शायद नील गायों का झुंड होगा। उनकी कूदने दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर्र चर्र सुनाई दे रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई भी जानवर खेत में नहीं आ सकता है। नोच ही डालेगा, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा होता है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट सुनाई दी। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ता था। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर जोर से आवाज लगाई। जबरा फिर भूखते हुए वहां से उठा। जानवर खेत चर रहे हैं, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास पे आकर बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्को गर्म राख के पास में शांत बैठा हुआ था। अकर्मणता ने रस्सियों की भांति उन्हें चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास में गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप ही धूप फैली हुई थी और मुन्नी उसके पास में खड़ी होकर कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? तो मुन्नी ने कहा कि हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुंडेर डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया और कहा, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता। दोनों फिर खेत के पास में आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मुंडेर के नीचे चित लेटा हुआ था, मानो प्राण ही नहीं है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्नता से कहा कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको हल्कू के जीवन की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।